जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो जो क्लास 8 का जो 30 नवंबर को जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, 30 नवंबर तो कल ही है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले कुछ सब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे और लास्ट में बहुत सारी बातें भी करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, लिखा है कि निम्नलिखित ग्रहों की सूर्य से दूरी दी गई है, यानी कि सीधा सीधी बोल देता हूं मैं, उतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे ग्रहों के नाम है जैसे बुध, बृहस्पति, शुक्र और पृथ्वी। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन बता, हम लोग किस ग्रह में रहते हैं? थोड़ा देखना चाहूंगा कि किस बच्चा को आता है जो, ठीक है। और चलो, और पृथ्वी से सबसे, अरे आंसर भी बता दिया। चलो चलो ठीक है, पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है आपको वो भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ग्रह दिए हुए हैं और उनकी दूरियां दी हुई कहाँ से, ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी दिया हुआ है। तो इनको आपको मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वही इंटू द पावर 10 का पावर में करके लिखते थे ना, बस वही करना है। तो कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले बुध का निकालते हैं और बृहस्पति का मैं निकाल के देता हूँ, बाकी आप लोग, चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे बुध का, तो बुध का यहाँ पे लिखा हुआ है 57900 और फिर यहाँ पे फिर 3 गो जीरो है। तो इसको कैसे निकालना है पता है? आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा हो, तो उसमें मैंने एक आइडिया दिया था कि आपको जो भी संख्या दी होगी बड़ी सी, उस बड़ी सी संख्या में आपको नॉन जीरो नंबर ढूंढना है। नॉन जीरो नंबर मतलब जो जीरो ना हो। तो बोलेगा जी सर, यहाँ तो दिख रहा है मुझे 5 है, 7 है और 9 है। एक काम करता हूँ, ऊपर के वाला दिखता थोड़ा ज़्यादा साफ दिखेगा, ठीक है। 5 है, 7 है और 9 है, बस। अब इस नॉन जीरो, यहाँ पे टोटल 3 नंबर है, 5, 7, 9, ठीक है। तो आपको इसमें से जो सबसे पहला नंबर है उसके बाद आपको पॉइंट लगाना है। यानी कि पहला संख्या क्या है, देखा जाए तो 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। तो यहाँ पे सबसे पहला संख्या 5 है, इसके बाद आपको पॉइंट लगाना है। यानी कि आपको पॉइंटवा को ये 5 और 7 के बीच में लगाना है। तो बस इस पॉइंट को लगाने के लिए जो भी आपको गुना या भागा करना पड़ेगा वही आपका मानक रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पॉइंट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इसको गुना करना पड़ेगा किससे पता है? यहाँ पॉइंट जहाँ पे लगाए उसके बाद क्या वो संख्या गिनो ना। पॉइंट यहाँ पे अगर लगाओगे तो उसके बाद 7 है, 9 है, फिर 0 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 है। तो टोटल क्या वो संख्या गिनो तो, ठीक है। तो पॉइंट अगर आपका यहाँ पे लग गया, देखो अगर पॉइंट यहाँ लग गया तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लगने के बाद वो टोटल 7 संख्याएं हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, गुना में 10 का पावर में 7 लिख देना, बस यही मानक रूप हो जाएगा। और उससे पहले ये बाकी जितना जीरो सब है इसको हटा देना। यानी कि जैसे आपने यहाँ पे 10 का पावर में 7 लिखा, यानी कि पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे लिखना है 5.7 और 9। यानी कि यहाँ पे बस आपको वही संख्या लिखना है जो जीरो ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल 5 7 9 जीरो वाली संख्या नहीं है, ठीक है। और हम लोगों ने पॉइंट लगाया 5 के बाद, क्योंकि मैंने बोला था पहली संख्या के जस्ट बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट को लगाने के लिए आपको गुना करना पड़ा था 10 का पावर में 7 से। तो लो जी, यही इसका मानक फॉर्म हो गया। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, आपका और आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आपके पास टोटल नॉन जीरो संख्या 4 है, जिसमें से 2 गो 7 है, 1 8 है और 1 3 है। तो सबसे पहला संख्या क्या है, 7 है। तो बस पहली संख्या के जस्ट बगल में आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। यानी आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पॉइंट लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद गिनो के वो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो संख्या है। यानी इसको हमको गुना कर देना पड़ेगा 10 का पावर में 8 से। यानी जे गो संख्या रहेगा उसका 10 के पावर में उतना लिख दीजिएगा। 8 है तो 8 लिख दीजिएगा, 9 गो संख्या है तो 10 का पावर में 9 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 10 का पावर में 8 लिखिएगा, बाकी जितना जीरो सब इसको सबको हटा दीजिएगा, ठीक है। जितना भी वहाँ जीरो रहेगा सबको हटा दीजिएगा। तो सब जीरो हटा दे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7 7 8 3 बचेगा। और यहाँ पॉइंट हम लोगों ने लगा हुआ है 7 के बाद, तो यहाँ गुना में क्या आएगा, 10 का पावर में 8। यही इसका मानक रूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये देखो, अब बताइए यहाँ नॉन जीरो संख्या क्या है। तो बोलेगा कि सर यहाँ 1 है, 8 है, 2 है। तो बाबू यहाँ जीरो को बेसिकली सुनो, एक्चुअली नॉन जीरो संख्या आपको कहाँ देखना है पता है? छोड़ा उतना आपको दिमाग खराब नहीं करना है, सीधा सीधी मैं ललन टॉप तरीके से आपको बताता हूँ। देखो आपको बस क्या करना है, जो सबसे पहला नॉन जीरो संख्या होगा वो क्या यहाँ पे 1 ही है, बस उसके बाद आपको पॉइंट लगाना है। अब उसके बाजू में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पॉइंट लगाने के लिए क्या संख्या गिनो, 1 2 0, उससे कोई मतलब नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8। यानी यहाँ भी आपको 10 का पावर में 8 करना पड़ेगा। बस अब क्या करो, जीरो सबको हटा के बाकी संख्या को लिख दो।
तो यहाँ एक चालाक बच्चा क्या करेगा 1.82 इंटू 10 का पावर में 8 लिख देगा, तो गलत हो जाएगा भाई साहब, ऐसा नहीं करना है। और जो समझदार बच्चा को वो ऐसा लिखेगा 1.082 इंटू 10 का पावर में 8, हाँ यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो कभी भी दो नॉन जीरो संख्या के बीच में अगर जीरो आ जाए तब उसका वैल्यू होता है, तब उसको हटाना नहीं है। ठीक है, साइड वाला जो जीरो शो होगा उसी को सिर्फ हटाना है। तो यहाँ पे 1082 को 1082 रहने देना है। ठीक है, और पॉइंट आगे लगा देना, और पॉइंट लगाने करना हमारा 10 का पावर में 8 लगाना है, क्योंकि यहाँ पॉइंट जहाँ पे लगा है उसके बाद 8 संख्या है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक होता है। ठीक है, इसको याद लिखने का मानक रूप। चलिए ये वाला बनाते हैं। आपको पॉइंट कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे लाने के लिए क्या कुछ संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, यानी यहाँ भी आपको 10 का पावर में 8 करना है। और 10 का पावर में जैसे 8 करोगे वैसे बाकी इधर जीरो सब खल्लास हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा 1.496। ठीक है, तो ये चीज होगी। तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है, सबसे पहले ये आपको ये वाला इसका कमेंट मुझे करना माना करो, इसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, आपको बताना है कौन वाला, मंगल वाला। ठीक है, तो करना क्या आपको कि जो नॉन जीरो संख्या जस्ट सबसे पहला जो नॉन जीरो संख्या उसके बाद पॉइंट लगाना है, और जैसे वहां पॉइंट लगाओ देखो कि उसके बाद दाहिने तरफ के को संख्याएं बचती हैं, जितनी संख्या बचती है उतना ही आपको 10 का पावर में जीरो लगाना है। और जैसे 10 का पावर में जीरो लगाओगे तो बाकी जीरो संख्या सबको हटा देना, और जो आप लोगों ने पॉइंट लगाया पहली बार उसको पॉइंट को लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यही चीज यहाँ पे था, आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोगों ने मानक रूप निकालने का हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, आप सीखते कि अगर कोई पहले से मानक रूप में दिया हो, ठीक है, जैसे कि यूरेनस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली यहाँ पे ग्रह का द्रव्यमान दिया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, शुक्र हो गया, ये सब का यहाँ पे ग्रहों का भार, यहाँ भार बोला द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, तो इन लोग का वजन दिया हुआ। अब इनको आपको क्या करना है, सामान्य रूप में बदलना है, क्योंकि ये मानक रूप में पहले से है। तो इसको समझिएगा, इसको कैसे बनाएंगे। मानक रूप में निकालना तो सीख गया, आप देखो कि नॉर्मल रूप में कैसे लाना है मानक रूप से। सो देखो आपको यहाँ पे लिखा है कि 5.68 इंटू 10 का पावर में 25। तब आपको क्या करना है पता है, हम लोगों ने मानक रूप जब निकाला था तब क्या किया था कि जो नॉन जीरो संख्या होता है उसके बाद पॉइंट लगाते थे, और उसके बाद जो संख्या होता था उतना 10 का पावर में 8 लिखते थे। यानी कि पॉइंट लगाने के बाद जितना संख्या होता था उतना ही पावर होता था। यानी कि यहाँ भी देखो पॉइंट या 5 के बाद लगा है, यानी कि पहला नॉन जीरो संख्या 5 उसके बाद पॉइंट लगा है। ठीक है, और उसके बाद जरूर 25 को संख्या रहा होगा, तभी नहीं 10 का पावर में 25 लिखा हुआ है। यानी बस आपको क्या करना है, 5 के बाद या पॉइंट 6 है तो बस इसके 6 8 है। ठीक है ना, तो आपको बस यहाँ क्या करना है कि पॉइंट के बाद टोटल 25 को संख्या बनाना है। पॉइंट के बाद क्या को संख्या बनाना है, 25 को संख्या बनाना है, ताकि वो वाला सेटिस्फाइड हो जाए कि हम लोगों ने देखा था मानक रूप जब बना रहे थे तब, ठीक है, ऊपर में कि क्या करते थे, जहां भी पॉइंट लगाते थे उसके बाद जो संख्या होता था बस वही पावर में जाता था। तो यानी कि यहाँ भी जाहिर सी बात है कि यहाँ 10 का पावर में 25 है, यानी कि इस पॉइंट के बाद टोटल 25 को संख्या होगा, तभी ना 10 का पावर में 25 आया है बस। तो आपको क्या करना है 5.68 समझ लो, मन मन में लिख लेना है। ठीक है, पॉइंट को हटा देना है। ठीक है, परंतु मैं अभी यहाँ पे सिर्फ रख रहा हूँ, आपको पॉइंट लिखना नहीं है, बस मन मन में सोचना है। पॉइंट आपके पास यहाँ है, कहाँ पे 6 के पाद नहीं 6 के पास। ठीक है, तो 6 के बाद आपको टोटल 25 संख्या बनाना है। तो 6 एक हो गया, 8 हो गया। अब उसके बाद बोलो कि सर यहाँ तो अभी 2 ही संख्या हुआ, लेकिन हमको 25 बनाना है, तो क्या करेंगे, तो देखो 6 और 8 2 हो गया, अभी आपको और 23 संख्या चाहिए। तो 23 संख्या और क्या ले सकते हो, कुछ नहीं तो जीरो ले लो। चलो और 23 को जीरो ले लो, 23 को इस प्रकार से जीरो ले लो। तो लो, हम मैंने पहले लेकर रखा हुआ है, गिन लो। ठीक हो, देखो हमारा पॉइंट था यहाँ पे, पॉइंट अब आपको हटा देना है, क्योंकि मानक रूप को जैसे हटाओगे आप लोग नॉर्मल फॉर्म में तो पॉइंट हट जाता है। पॉइंट यहाँ था, पॉइंट के बाद देखो 25 को आपके पास संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है कि नहीं। क्योंकि अगर आप लोग को ये वाला संख्या दे दिया जब बोले इसको मानक रूप में बदलो, तो कैसे बदलोगे आप लोग, बस नॉन जीरो संख्या जो 5 है उसके बस पॉइंट लगाओगे तो यह 5.68 हो जाएगा, और उसके बाद क्या को संख्या गिनो तो टोटल 25 संख्या थे, 10 का पावर में 25 लिखोगे। तो बस इसका उल्टा करना है आपको, बस पॉइंट के बाद टोटल 25 को संख्या शो करना है, तो यही इसका नॉर्मल रूप में बदल जाएगा। उसी प्रकार से देखो ये प्रश्न था आपके पास, देखो 1.02 इंटू में 10 का पावर में 26, यानी कि इस पॉइंट के बाद इस जीरो को लेकर, क्योंकि जीरो का यहाँ वैल्यू है, जीरो को लेकर यहाँ पे टोटल 26 को संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 1.02 दूगो है, और 23 और क्या को चाहिए, और 24 को चाहिए, तो बस यहाँ पे और 24 को जीरो लगा दो, बस वही चीज़। यहाँ पे क्या भरोसा नहीं तो गिन के देख लो, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था, इसके बाद और 24 को संख्या होगा। अब भाई साहब इसका नहीं दिखाऊंगा, चलो ये वाला आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो कैसे बनेगा, सॉरी स्टैंडर्ड से नॉर्मल फॉर्म कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नेपच्यून और शुक्र का निकाल दिया, तो मैंने बेसिकली आपको शुक्र वाला निकालने को बोला था कि कैसे बनेगा। सो ठीक है, तो आई होप कि नॉर्मल फॉर्म से मानक रूप में बदलना सीख गया आप लोगों ने, और मानक रूप से नॉर्मल फॉर्म में बदलना आप लोगों ने सीख लिया। अब चलिए बात करते हैं, देखिए आप कुछ हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। देखो
देखो किसी शून्यतर पूर्णांक x के लिए आपके पास यहाँ पे एक समझ लो कि एक समीकरण जैसा दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x का पावर में 11 और भागा में x का पावर में 5, यानी कि मैं इसको x का पावर में 11 बटे में x का पावर में 5 लिख सकता हूँ। जी हाँ लिख सकता हूँ। जैसे कि 2/3 को मैं 2/3 लिख सकता हूँ यहाँ पे। उसी प्रकार से x का पावर में 11 को मैं x का पावर 11 भागा में x का पावर 5 को मैं x का पावर 11 भागा में x का पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है। और आपको पता है कि अगर a का पावर में n और a का पावर में m होता है तो वो दोनों पावर बड़े ऊपर वाला पावर में नीचे वाला पावर घट जाता है, यानी कि यहाँ पे x का पावर में 11 में 5 घट जाएगा। आई होप कि आपको याद होगा इससे पहले वाला वीडियो। हाँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। अब 11 में अगर 5 गया तो 6 ना बचा जी, वो भी कौन सा प्लस का 6, यानी कि x का पावर में 6 बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लो चलो अब यहाँ पे समझने का ट्राई करना। देखो ये वाला मानक रूप बदलना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। डिफिकल्ट नहीं, बस उल्टा है। देखो हम लोगों ने जैसे ऊपर वाला ये वाला, देखो ये वाला संख्या थोड़ा सा अजीब है, देखो समझो, इसको आपको मानक रूप में बदलना है। ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट आपके पास दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन आपके पास पॉइंट में दिया हो और उसको मानक रूप में बदलने को बोले तब क्या करो, क्योंकि हम लोगों ने जो ऊपर वाला संख्या निकाला था उसमें देखो यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं था। ठीक है। यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं था। ठीक है ना। और बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आपके पास पॉइंट रहता भी तो उसे कोई इसे इशू नहीं पड़ता। नॉर्मली आपका इसी तरह से पॉइंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। या तो इस प्रकार से नॉर्मल संख्या देगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा, पॉइंट देकर जो आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट देकर क्या करेगा, इस जो नॉर्मल संख्या है यानी कि जो नॉन जीरो संख्या उसके इधर यानी कि बाईं ओर देगा पॉइंट। ठीक है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। यानी कि छोटा संख्या ये क्या है, बहुत छोटा संख्या है, और वो वाला क्या है, बहुत बड़ा संख्या है। ठीक है। तो इसी प्रकार नॉर्मल संख्या को मानक रूप में बतला जाता है। किस किस प्रकार का संख्या, एक तो इस प्रकार का संख्या आता है जिसमें क्या होता है कि पॉइंट होता है, और पॉइंट जो होता है ये नॉन जीरो संख्या के इधर बाईं तरफ होता है, बहुत ही बाईं तरफ होता है। ठीक है। जीरो के बाद होता है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है जो नॉर्मल बड़ी बड़ी संख्या होती है जिसमें पॉइंट नहीं होता है। तो इसको तो मानक रूप में बदलना मैंने बता दिया। अब देखो अगर इस प्रकार का संख्या आए, कभी भी इस प्रकार का संख्या आए, कहाँ गया, इस प्रकार का अगर संख्या आए, ठीक है, और इसको मानक रूप में बदलना हो तो क्या करना है पता है, बस कुछ नहीं करना है। आपको पॉइंट कहाँ लाना है, मैंने बोला था कि जो नॉन जीरो संख्या जस्ट उसके पहले नॉन जीरो संख्या के बगल में, तो यहाँ नॉन जीरो संख्या 1, 2 और 5 है, तो आपको पॉइंट कहाँ लाना है, बस 1 के बगल में लाना है। यानी कि आपके पास पॉइंट को क्या करना है, बस यहाँ पे लेके आना है। अब यहाँ पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझो, हम लोग पहले इधर संख्या होती थी तो देखते थे कि जे को संख्या पॉइंट के बाद बचता था, हम लोग उसको 10 का पावर में 2 करके लिख देते थे। यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग 10 का पावर में 2 कर दोगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट आपको यहाँ लगाना उसके बाद 2 संख्या, तो गलत हो जाएगा। यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है समझो, आपका पहले से पॉइंट है, वहां पहले हम लोग पॉइंट लगा रहे थे उस टाइप के क्वेश्चन में, पर इस क्वेश्चन में पहले से पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको पॉइंट को यहाँ से घसका कर आपको यहाँ लाना पड़ेगा, कहाँ पे, 1 के बगल में, क्योंकि मानक रूप का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो सबसे पहला नॉन जीरो संख्या होता है जैसे उसके बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ता है। तो अब यहाँ से यहाँ पॉइंट लाने के लिए आपको के गो संख्या पार करना पड़ेगा, 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, 4 0, 5 0, 6 0 और 1 1, यानी टोटल 7 गो संख्या पार करना पड़ेगा। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट जब आपका आ जाएगा 1.25 जब हो जाएगा, तब यहाँ पे 10 का पावर में -7 आपको लिख देना। यानी कि पहले हम लोग क्या करते थे, पावर को पॉजिटिव लेते थे, जितना हम लोग को पॉइंट के बाद संख्या होता था बस हम लोग उसको पावर में लिख देते थे पॉजिटिव में। यहाँ क्या करना है कि जे को संख्या हम लोग पॉइंट घसकाएंगे, ठीक है ना, बस हम लोग क्या करेंगे उसको माइनस देके उसको पावर में लिख देंगे। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पॉइंट की संख्या घसकाएं, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या घसकाएं, क्योंकि हमको पॉइंट को यहाँ पे लाना है, बस जो पहला नॉन जीरो संख्या उसके बाद लाना है। तो बस हमको क्या करना पड़ेगा, वही 10 का पावर में 7 तो देना पड़ेगा, पर -7 देना पड़ेगा, और यहाँ पे 1.25 लिखना पड़ेगा। बस यही आपका मानक रूप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ देख रहा है, 1.25 × 10 का पावर -7 बी नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन मुझे बना के दो, 0.000037। चलो इसको आप लोग मानक रूप में मुझे बदल कर बताना। ठीक है, पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन 0.00000007। चलो इसको, इन दोनों का आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कैसे बनेगा, जल्दी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कौन सा क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है। चलो अच्छा अब इसको मानक रूप में बदलो। अब ये नहीं बताने वाला मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इसको कमेंट करो आंसर। ठीक है। अच्छा देखो, यदि p = नॉट जीरो, यानी कि यहाँ जो p का वैल्यू है ये जीरो नहीं, हाँ जाहिर सी बात है, अगर p का वैल्यू 0 हो जाए, पावर में भी 0 तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। तो अगर p का वैल्यू 0 नहीं है तो उसके ऊपर उसका पावर 0 है,
फिर समझो किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब? जब जो आपके पास नीचे है वो 0 ना हो, ठीक है। अगर कोई भी नॉन जीरो संख्या का पावर में अगर 0 है तब उसका वैल्यू 1 होता है। 0 का पावर में अगर 0 है तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। ये सब डिफाइंड नहीं होता है, तो याद रखिएगा कोई भी अगर नॉन जीरो संख्या है या फिर मान लो कि 7/2 ही है लेकिन इसका पावर में 0 तो भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे अगर आपके पास √2 है उसका भी पावर में 0 तो भी उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे -2/√2 है तो भी इसका पावर में 0 है तो भी ये 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या उसका पावर में 0 तो वो 0 हो जाएगा, बस 0 का पावर में 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि p = नॉट 0। अच्छा, एक शून्यतक परिमेय संख्या z के लिए z का पावर -3 और उसका पावर में 2 बराबर होगा। देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, समझो। सबसे पहली बात तो आपके पास लिखा है कि z का पावर में -3 के पावर में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग डायरेक्टली बना सकते हो, सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं। मैंने घातांक का रूल बताया था पार्ट 1 में। a का पावर में n और उसके पावर में अगर m है तो n और n आपस में गुना हो जाता है, यानी कि यहाँ पे -3 और 2 गुना हो जाएगा तो -3 × 2 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, यानी कि z का पावर में -6। लो आंसर इन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना ईजी था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बताओ। देखा यहाँ पे a का पावर में 2 इंटू का a का पावर -10 किसके बराबर होगा? याद करो, a का पावर में n इंटू का a का पावर में m आपस में पावर जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पे 2 जो a तो रहेगा ही और पावर में 2 प्लस का यहाँ -10 हो जाएगा, क्योंकि 2 और जो -10 आपस में जुड़ जाएगा। अब जोड़ दो तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि 2 में 8 चला जाएगा, कितना बचेगा? -8 बचेगा, यानी कि a का पावर में -8 जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो a का पावर में m इंटू a का पावर में m किसके बराबर होता है बताओ। अब बोलोगे सर a का पावर में m प्लस का n, बाबू गड़बड़ा जाएगा। ये देखो यहाँ गौर से, यहाँ बेस समान नहीं है। जब नीचे तरफ a होता है तभी ये वाला लगता है, पर यहाँ देखो यहाँ केस उल्टा है। यहाँ a का पावर में m इंटू b का पावर में m है, यानी कि पावर समान है पर बेस अलग अलग है। तब क्या होगा पता है? इन a और b आपस में गुना हो जाएगा और इन दोनों का पावर m हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। हाँ, ये वाला गड़बड़ा आ जाएगा, 2m नहीं सिर्फ m हो जाएगा। बच्चा सोचेगा ठीक 2 m है सर तो 2m हो जाएगा और a भी गुना हो जाएगा। नहीं, कभी भी अगर आधार अलग अलग हो, मान लो कि आधार m और n है और पावर मान लो कि सेम है, दोनों का साथ साथ पावर है सपोज दैट, और ये आपस में गुना में है, तब m और n आपस में गुना हो जाएगा, जो कि बेस है वो गुना हो जाएगा और पावर साथ का साथ ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, चलिए अब क्वेश्चन करते। देखो, किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? मान लो कोई भी एक आकृति, चलो मैं एक आयत ले लेता हूँ, तो इसके चारों ओर अगर आप लोग चक्कर लगा रहे हो फिर बोलो कि चारों ओर घूम रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? उस आकृति उसका परिमाप कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बंद आकृति द्वारा किसी तल में घेरे गए स्थान के परिमाण को क्या कहते हैं? भाई साहब क्या कहते हैं? मान लो कोई एक बंद आकृति है, पहले तो बंद आकृति होनी चाहिए, ठीक है, और ये जो तल में ये जो जगह घेरा वो क्या कहलाएगा? उसका जो नया यहाँ पे लिखा हुआ है घेरे गए स्थान के परिमाण को कहते हैं। यहाँ परिमाण है, ठीक है, मैंने गलती से परिमाप पढ़ दिया था, बोले ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। या परिमाण यानी कि यहाँ पे पूछा है, परिमाण का मतलब होता है, समझ लो कि क्वांटिटी जैसा समझ लो, ठीक है। यानी मान लो कि कोई बंद आकृति है, वो जो ये जो जगह घेरेगा वो क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इन और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सबको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई, जो आपके पास सी क्वेश्चन दिख रहा है L × B हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2π, परिधि पूछा है, समझो सब 2πr हो जाएगा, ठीक है, 2πr, और यही इसका क्षेत्रफल पूछा तो πr² हो जाता है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो चाहे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो, आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी और इसका हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्ग की एक भुजा अगर 25 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा? अरे वर्ग का परिमाप 4 × भुजा होता है, ठीक है, क्योंकि भाई साहब वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। एक भुजा 25 है तो चारों भुजा कितना होगा? 25 करके होगा। और परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। चूंकि वर्ग का चारों भुजा समान, इसलिए हम लोग 4 × भुजा लिख सकते हैं, यहीं से फॉर्मूला आया हुआ है। तो डायरेक्टली आप लोग 25 को 4 से गुना कर दो, जो कि 100 आएगा, आंसर आएगा। वरना आप लोग क्या करो, 25 को 4 बार जोड़ लो, क्योंकि 4 को भुजा है, चारों भुजा का मान 25 है, तो आपका परिमाप निकल जाएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत सुनो, और एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला मारा था जो कि गलत है, नीचे वाला होगा, क्योंकि भाई साहब समझो, ये एक परिमाप बोला है। परिमाप एक लंबाई होता है, लंबाई को नॉर्मल सेंटीमीटर, मीटर में, किलोमीटर में मापते हैं, पर यहाँ पे वर्ग सेमी जो होता है उसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। इसी सेम चीज है, वर्ग सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये गड़बड़ाना नहीं, जैसे कि मैंने अभी मार दिया फटाक से, तो बोले सर यहाँ तो 100 मार दिया, गड़बड़ा जाओगे भाई साहब। एक जनरल आपको चौंका रहा है, एक्चुअली 100 सेंटीमीटर, क्योंकि जो परिमाप होता है ये 1 डायमेंशनल होता है, बेसिकली ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल मीटर सेंटीमीटर में होता है, इसमें
स्क्वायर नहीं लगता है, और वर्ग सेमी कब लगता है, यही अगर मान लो इसका वर्ग का क्षेत्रफल अगर 100 निकलता तब हम लोग ये वाला मारते हैं, पर यहाँ परिमाप निकले इसलिए सिर्फ नॉर्मल सेंटीमीटर मारेंगे, अगर मीटर में रहेगा तो नॉर्मल मीटर में मारेंगे, ठीक है, किलोमीटर नॉर्मल किलोमीटर मारेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया। हाँ मैंने बोला था आपसे कुछ बात करेंगे तो सुन लो। बेसिकली आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जो क्षेत्रमिति वाला चैप्टर है यानी 2D और 3D वाला जो है, और कुछ कुछ जो ठोस आकृति वाला जो चैप्टर उससे क्वेश्चन आना चाहिए, साथ ही साथ आपका घात और घातांक से क्वेश्चन आना चाहिए, ये आपका सिलेबस है। पर पता नहीं इस बार कौन जो क्वेश्चन सेट कर रहा है पी के सलाह, जो सिलेबस है उससे बाहर जा रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। वीकली टेस्ट आपको उतना ध्यान मतलब ये नहीं रखना है कि भाई साहब कि वीकली टेस्ट के लिए जान दे रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं। वीकली टेस्ट का सारा पावर मास्टर के हाथ में, आपको मेन फोकस मेन एग्जाम को करना है, इसलिए हम लोग वीकली टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको करा के दे रहे हैं, ठीक है। और वीकली टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करोगे तो आपका वीकली टेस्ट का तो पता नहीं, पर फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा। और जो भी मास्टर बोलता है ना वीकली टेस्ट का नंबर जुड़ेगा, गलत बात है, नहीं होता ऐसा, ठीक है। मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, ये बेसिकली जो आपको प्रैक्टिकल मिलता है ना, तो वीकली टेस्ट में अगर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो प्रैक्टिकल का नंबर आपका बढ़ता है, ऐसा नहीं कि वीकली टेस्ट का आपका नंबर बढ़ता है, ठीक है, जोड़ता नहीं है, वरना जोड़ता तो एक वीकली टेस्ट मान लो कि कितना नंबर का होता है सर, 20 नंबर का, कितना नंबर का होता है, तो समझो कि पूरा साल में 52 गो वीकली टेस्ट होगा, तो 52 गो वीकली टेस्ट होगा तो 52 गुना 2 माने 20 करके देखो, उतना नंबर का एग्जाम होता है क्या आपका, नहीं होता है ना, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। पर हाँ ये सही बात है कि वीकली टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा तो मास्टर अच्छा मानेगा तो प्रैक्टिकल नंबर अच्छा देगा आपको, ठीक है। तो आपको मेन एग्जाम फाइनल एग्जाम को करना है, मेन फोकस, ठीक है। तो चलिए इतना ही बात करना है आपसे, वीडियो से भी लंबा हो चुका है, वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखिएगा तभी आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी और आपका टाइम भी बचेगा। ऐसे तो नॉर्मल देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मतलब मैं बोलना ये चाह रहा था कि आपको ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट इधर उधर नहीं करना है, तो उसके लिए इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लो, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता है, पर हमें उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।